चलो हाँ बेटा, कैसे हो? गुड़िया, अभिषेक, लवीज, रेहान, प्रिंस, छवि। सर आज मैंने भी आपका आज का लास्ट का थोड़ा सा लेक्चर सुना था। उसे सुनने के बाद मैं तो आपका फैन हो गया। अरे रे रे रे, कुछ नहीं बेटा, स्टूडेंट हो, टीचर हैं, बहुत बड़ी बात है बेटा हमारे लिए। तो मस्त रहो बेटा, खुश रहो। तुम्हारा टाइम आएगा, तुम्हें भी टाइम पे डोज देते जाएंगे, कि हमारा तो काम यही है क्या, बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ थोड़ा सा मोटिवेट करते जाना। क्योंकि जैसे अगर कोई माँ बाप जन्म दे के रोड पे छोड़ दे तो खाली जन्म देने से माँ बाप हो जाता है क्या? माँ बाप का मतलब क्या होता है? गुड इवनिंग बेटा। माँ बाप का मतलब क्या होता है? जब तक बच्चा इतना कैपेबल ना हो कि वो सही गलत को समझ सके, तब तक उसके साथ खड़े रहना। आप देखते हो कई बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स साथ रहते हैं। क्यों रहते हैं? सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि आज आप इतने मेच्योर नहीं हो कि आपको सही गलत का पता हो। और जब मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे, यानी आपकी एज 18, 19, 20 जो भी है हो जाएगी, उस कंडीशन तक आप इतने मेच्योर हो चुके होंगे कि आप सही गलत को समझ सको। तो माँ बाप जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे क्या? नहीं बेटा। क्यों? उस कंडीशन तक आप सही गलत को समझ चुके होते हो। तो सिंपल सी बात है, जन्म देने से कोई माँ बाप नहीं होता। वैसे ही खाली आके 1-1.5 घंटा पढ़ा के जाने से कोई टीचर नहीं होता। टीचर का मतलब है बच्चे की हर तरीके से हेल्प करना, उसे सब्जेक्ट का नॉलेज देना ही देना। उसके अलावा बच्चे को रियल में मतलब कमजोरी कहाँ फील होती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका गाइडेंस, उसका मॉरल सपोर्ट, हर चीज में बच्चे के साथ खड़ा हो। रियल टीचर वही होता है बेटा, हमारा तो यही मानना है। आपके साथ भी ऐसा नहीं 1 घंटा आगे खाली पढ़ा के चले गए। खाली किताबी नॉलेज तो बुक्स भी दे देती है। बात समझ में आई क्या? लेकिन सामने जो इंसान आपके खड़ा है वो आपको किताबी नॉलेज की बजाय अगर आपको दुनियादारी का थोड़ा बहुत सिखाए, इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर करे आपको, तो आप ही एक बेटर स्टूडेंट बन सकते हो। और बेटर स्टूडेंट अगर बन गए तो आपका फ्यूचर अपने आप सिक्योर है। यस और नो? क्योंकि बेटर तरीके से इन चीजों को समझने लगे बेटा, पढ़ने लगे, नो डाउट फिर आपकी सक्सेस को कोई रोक ही नहीं सकता। समझ में आ गया? क्लियर है? यस और नो? चलो बेटा, तो बात स्टार्ट करते हैं बच्चों। अपना बच्चों जो लास्ट लेक्चर था उसमें अपने नया चैप्टर अपन स्टार्ट किया था, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन हेडिंग तो आपने लिखी है बच्चों, आपको हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। ओके चलो बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन की हमने बात की थी। तो रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है? जैसे अपने कहा था नेचर में कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। क्लियर है? जैसे मैंने कहा था लिविंग सिस्टम हो चाहे नॉन लिविंग सिस्टम हो। लिविंग सिस्टम का मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे प्लांट्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन होता है। यस और नो? अपने ह्यूमन बॉडी की बात करें, अपन में भी क्या होता है बच्चों, यानी डाइजेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अपन में भी रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस होता है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है। नॉन लिविंग की हम बात की, नॉन लिविंग जैसे अपन देख सकते हैं, जैसे इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर होता है, कोई बैटरी चार्ज भी होती है, डिस्चार्ज भी होती है। यस और नो? तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। बच्चा कहेगा सर कैसे होता है? तो अपन 12th की फिजिकल का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, उसमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे बेटा। क्लियर है? अभी सिंपल वे में जैसे मैं समझा रहा हूं कि जैसे अपन इन्वर्टर यूज करते हैं तो ये चार्ज भी होता है, और अपन इसको यूज करते हैं तो ये डिस्चार्ज भी होता है। क्लियर है? तो इसमें जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग का प्रोसेस होता है सेल या बैटरी में, उसमें भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, यानी लॉस और गेन होता है, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। क्लियर है? और जो प्रोसेस बेटा ऐसे होते हैं, जो रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें क्या होता है, मैंने कहा था रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस अगर एक साथ कंप्लीट हो तो बेटा रिडक्शन, यहां से नाम आया बेटा RED, और ऑक्स यानी इन दोनों से मिलकर क्या वर्ड बना बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हुई बच्चों। समझ में आ गया? क्लियर है? और हमें पता है इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें होता है बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या होता है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? मैंने एक एग्जांपल भी आपको दिया था समझने के लिए, क्या कि जैसे ये अपनी रिएक्शन है H2 + Cl2 इक्वल टू, अगर ये 2H+ और 2Cl- बनाता है तो हमें पता है यहाँ कुछ नहीं दे रखा, मतलब चार्ज कितना है, 0, न्यूट्रल है बच्चों। ठीक है, तो 0 लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन 0 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, +1। इसका मतलब कोई एटम न्यूट्रल से 0 से प्लस में कब जा सकता है, जब वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। यस और नो? इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन। तो इसका जैसे ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे क्लोरीन 0 से क्या हो रहा है बच्चों, Cl- में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब 0 से Cl- यानी माइनस में कोई एटम कब कन्वर्ट होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्लियर है? और इलेक्ट्रॉन का गेन करना क्या बोला जाता है बेटा,
रिडक्शन, यस और नो। इसका मतलब इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो रहे हैं। इसका मतलब ये किसका एग्जांपल है? रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। और भी कई सारे एग्जांपल आएंगे, ये तो मैंने सिंपल वे में समझने के लिए आपको बताया है कि जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शंस का क्या होती है? सम होती है। किसी रिएक्शन में दोनों प्रोसेस एक साथ कंप्लीट होते हैं उनको अपन रेडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? अब नॉर्मली क्या होता है बच्चों, टीचर से सीधा स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से कि लिखो बेटा ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, लेकिन खाली नोट्स बनाना और रटना पर्पस नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हमें समझना है बच्चों। क्लियर है? तो रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस तो होंगे, लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेस को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इस चैप्टर की बैकबोन है वो है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने क्या बोला बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है बेटा? चलो बेटा हेडिंग लिखो, बात करते हैं आज। लिखो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसे बोल देते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ON या OS। बेटा आपने फेयर नोट्स नहीं बना रहे अभी तक? अभी तक फेयर नोट्स नहीं बना रहे? कहा था ना नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, फेयर नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना। जाके बाद में नोट करोगे आपका टाइम ज्यादा खराब होगा। ठीक है, जल्दी हो गए, रजिस्टर लेके सामने दुकान है, दूर भी नहीं है। फेयर नोट स्टार्ट कर देना बेटा, ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे, चैलेंज है, मैच कर लेना कहीं से भी। चलो बेटा देखो बेटा क्या कहा, तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों देखो कैसे करना है, क्या करना है। सबसे पहली बात तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट की अपन बात करें बेटा, तो देखो क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या होता है, किसी एलिमेंट की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है कि वो किस कंडीशन में है। क्लियर है? और ऑक्सीडेशन नंबर उस कंडीशन में जो डाटा है, चार्ज है, वो कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसको क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है? जैसे मैंने कहा बेटा, मैं बोलूं चाइल्डहुड फेज, मैं बोलूं चाइल्डहुड फेज, मैंने खाली इतना बोला है तो चाइल्डहुड फेज देखते ही दिमाग में आता है, कुछ डाटा आ जाता है। जैसे मान लो क्या स्टार्टिंग में बच्चा 1 2 3 4 5 6 7 8 साल का होगा, यस और नो। तो चाइल्डहुड फेज ये क्या, एक फेज है, एक स्टेट अपनी लाइफ की, कि कभी हम ऐसे थे, यस और नो, यानी किस कंडीशन में अपन थे और उस कंडीशन में अपनी जो एज थी उसका डाटा क्या है, वही बात है बच्चों। समझ में आ गया? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि कोई एलिमेंट है उस पर चार्ज, मतलब किस कंडीशन में वो है। क्लियर है? और जिस कंडीशन में कोई एलिमेंट है उस पे जो डाटा है, वैल्यू है, वो कितनी है, उसके चार्ज की वैल्यू कितनी है, वो नंबर क्या बोला जाएगा उसका? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों वही बात होती है। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो नॉर्मली ये वर्ड आते हैं, बच्चा कंफ्यूज होता है, दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों एक ही चीज है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए क्या कहेंगे, द रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन ए सिंगल एटम। इस बात को खासकर ध्यान रखना, मैंने क्या बोला है, सिंगल एटम। क्या कहा? द रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन ए सिंगल एटम कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी किसी सिंगल एटम का रियल या इमेजिनरी चार्ज, उसका क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट बोली जाती है। क्लियर है? बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना बेटा इस चीज को, जैसे मैंने रिएक्शन लिखी है H2 + S इक्वल टू मैंने बना दिया बेटा H2S। क्लियर है? अब जैसे कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा भी था कि सर सेम एटम पर 0 चार्ज क्यों आ गया। क्लियर है? तो मैंने कल थोड़ा सा जाते हुए बताया भी था, क्लास के लिए लेट हो रहा था। तो बच्चों देखो इस चीज को मैंने कहा दोबारा अपन समझेंगे, तो समझना मैंने क्या कहा, चार्ज का लफड़ा क्या है। चार्ज का लफड़ा क्या है बच्चों, ये ध्यान रखना, चार्ज डिपेंड करता है, चार्ज का मतलब है प्लस माइनस में कोई भी वैल्यू होना, यस और नो। चार्ज का मतलब ही क्या है, प्लस या माइनस में कोई वैल्यू होना। क्लियर है? इसका मतलब है किसी एटम पर प्लस माइनस में कोई चार्ज आता है, ये किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड कर रहा है उसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है या इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, यस और नो। कोई भी स्पीशीज हमें पता है इलेक्ट्रॉन लॉस करती है तो उस पर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव आता है। इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो चार्ज क्या आता है बेटा, नेगेटिव आता है। अब बच्चा कहेगा सर ये कैसे पता चलेगा कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है कौन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ये डिपेंड करता है बेटा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर। मैंने क्या कहा, लॉस करना गेन करना ये किस पे डिपेंड करेगा, उस एटम की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी पर। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी मतलब नेगेटिव चार्ज गेन करने की टेंडेंसी, जिस पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल होता है
वो क्या करता है, नेगेटिव चार्ज गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है, यस और नो। अरे सीधी सी बात है, पेरेंट्स ने मान लो कई ड्रेस लेके आए हैं, तो मान लो रेड कलर किसी बच्चे का फेवरेट है, पेरेंट्स पूछे ये रेड कलर कौन सा लेगा, दो बच्चे हैं, एक को रेड कलर बिल्कुल पसंद नहीं है, दूसरा रेड कलर को बहुत ज्यादा लाइक करता है, तो दूसरा बच्चा उस कपड़े को अपनी ओर खींचेगा नहीं खींचेगा, ये मेरा फेवरेट है, ये कलर मुझे दे दो, यस और नो। दूसरा बच्चा उसे रेड कलर उसकी चॉइस ही नहीं है, तो उसे लेना चाहेगा क्या, नहीं बच्चों। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब भी वही है, यानी नेगेटिव चार्ज गेन करने की टेंडेंसी, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी। क्लियर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा जैसे रस्सी खींचने वाले कंपटीशन के अकॉर्डिंग। कैसे, दो ग्रुप में अगर रस्सी खींचने वाली अगर कंपटीशन की बात हो, तो जिस ग्रुप की पावर ज्यादा हो वो रस्सी को अपनी ओर खींचता नहीं खींचता, खींचता है बच्चों। बच्चा कहेगा सर रस्सी टूट गई, तो नहीं बेटा चीटिंग नहीं करनी है, या तो इधर खींचना है या इधर खींचना है, जिसकी पावर ज्यादा होगी वो जैसे रस्सी को अपनी ओर खींच लेता है, सेम वही बात है। क्या, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है बेटा, समझ में आया। इसका मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्यों आएगा, समझ में आ गया। क्लियर है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी उसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी कम थी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी कम थी, इस वजह से वो खींच नहीं पाएगा, तो उसकी बजाय दूसरा उसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। समझ में आ गया बेटा, यस और नो। अरे सीधी सी बात है, दो कंट्री में अगर वो आपस में वॉर होता है, तो जो कंट्री ज्यादा पावरफुल होता है वो दूसरे की जमीन भी लेता नहीं लेता, यस और नो। अगर दूसरे कंट्री में ज्यादा मान लो वो पावरफुल है, तो वो मान लो पहले कंट्री की जमीन ले सकता नहीं ले सकता, सेम वही बात है। अगर ए की पावर ज्यादा है बी के कंपैरिजन में, तो ए बी के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यस और नो। अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बी क्या करेगा, ए के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। तो मेरा कहने का मतलब है ए और बी में अगर कंपटीशन हो, अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये तो इलेक्ट्रॉन तो है ही है ए का, ए क्या करेगा, बी के इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा, तो ए पर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ए अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो ए इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा, जब बी अपना इलेक्ट्रॉन देगा, यस और नो, तो बी को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो बी पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने क्या कहा बच्चों, किसी भी एटम पर चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करता है, यस और नो। इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करना किस पे डिपेंड करता है, उसके साथ में किस टाइप का एटम है, यानी उससे ज्यादा पावरफुल है या उससे कम पावरफुल है। समझ में आ रहा है, यस और नो, क्लियर है बेटा। अब यहाँ बात करते हैं बच्चों, यहाँ हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए क्या कहेंगे, एक्चुअल में H2 कैसा होता है, ये दो हाइड्रोजन एटम है, यस और नो। अरे हाइड्रोजन में हमें पता है इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मतलब इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमें पता है एक एक इलेक्ट्रॉन से स्टेबल होंगे क्या, नहीं, इसको भी स्टेबल होने के लिए 1s2, अरे पहली सेल में दो इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए, इसको भी दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका आपस में बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर है बेटा, और आपस में बॉन्ड बना लेंगे। अब एक बात तो श्योर है, अगर दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंट होगी तो दोनों में से कोई सा एक चीटिंग कर सकता है, चीटिंग कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले जाएगा। लेकिन दोनों ही हाइड्रोजन एटम है बेटा, दोनों ही अगर हाइड्रोजन है तो दोनों की पावर इक्वल है, तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन किसी तरफ ट्रांसफर होगा क्या, और दोनों की पावर इक्वल है तो क्या कहेंगे, मैच ड्रॉ, यस और नो। अरे मैच ड्रॉ होगा, नहीं ये इलेक्ट्रॉन इधर लेके जा सकता है, नहीं ये इलेक्ट्रॉन इधर लेके जा सकता है, क्योंकि दोनों की पावर क्या है, इक्वल है बेटा। तो हमें जैसे सिंपल एग्जांपल है, इस मार्कर को क्या ऊपर की साइड 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, नीचे की साइड 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो ये बताओ मार्कर किस तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ करेगा नहीं करेगा, 10 न्यूटन फोर्स, क्यों ज्यादा फोर्स है, यस और नो। इसका अपोजिट बोल दे बेटा, ऊपर की तरफ 5 न्यूटन है, नीचे की तरफ 10 न्यूटन है, मार्कर किधर मूव करेगा, नीचे की तरफ, क्योंकि इस साइड लगने वाला फोर्स ज्यादा है, यस और नो। क्लियर है, ऊपर भी 10 न्यूटन है, नीचे भी 10 न्यूटन है, मार्कर किस तरफ मूव करेगा, इधर भी नहीं करेगा बेटा, मैच ड्रॉ, क्योंकि फिजिक्स के रूल के अकॉर्डिंग 10 न्यूटन नेट फोर्स कितना हो गया, 0, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे नहीं करेंगे, सेम यही बात है बच्चों। क्या दोनों की पावर अगर इक्वल है तो दोनों एक दूसरे की तरफ सेम फोर्स लगाएंगे, इक्वल फोर्स लगाएंगे, नेट फोर्स कितना, 0, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, तो इस पर भी चार्ज क्या होगा, 0, इस पर भी चार्ज क्या होगा, 0 + 0, टोटल चार्ज कितना होगा, 0 बेटा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इस पर चार्ज क्या होगा, 0। प्रिंस कल हमने बात की थी बेटा, तुमने कहा था सर सेम एटम अगर है तो चार्ज 0 क्यों आएगा, अब समझ में आ गया, मैंने दोबारा समझा दिया डिटेल से, समझ में आ गया, यस और नो। अगर सेम एटम है तो ध्यान रखना दोनों की पावर इक्वल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हर एटम की फिक्स है, जैसे हाइड्रोजन का डाटा आप इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे, हाइड्रोजन का होता है 2.1 है, इसका मतलब इसका भी 2.1 है, इसका 2.1 है, इसका भी 2.1 है,
दोनों की वैल्यू इक्वल है, इस वजह से क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन नहीं करेगा। और जब तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही नहीं होगा तब तक कोई प्लस या माइनस चार्ज आएगा क्या, प्लस माइनस कोई सा भी चार्ज नहीं है, मतलब जीरो लिख दो, यस और नो। तो सेम एटम पर हमेशा चार्ज क्या आएगा, जीरो आएगा बेटा। क्लियर है, ये सल्फर है, सल्फर है। अब बच्चों देखो एक्चुअल में क्या होता है, सल्फर हमें पता है सल्फर में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, अरे 16 होंगे नहीं होंगे, 16 होंगे बेटा। लेकिन हमें पता फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में कितने बच गए, 6 से। तो ये बताओ इस सल्फर पर कोई प्लस माइनस में चार्ज लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे बेटा, फिलहाल नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अगर इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है तो 16 प्रोटॉन भी तो है, यस और नो। अरे 16 इलेक्ट्रॉन है तो 16 प्रोटॉन भी तो है। तो फिलहाल तो इसके अंदर क्या है, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा बेटा, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है तो सर -16 चार्ज करें क्या, नहीं बच्चों, इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है, मैंने एटॉमिक में डिटेल से बताया है। प्लस माइनस चार्ज कब आता है, जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है उतना माइनस चार्ज आ जाता है, जितने प्रोटॉन ज्यादा होते हैं उतने ही प्लस का चार्ज आता है, यस और नो। जैसे अपने कहा बेटा ऑक्सीजन वाला एग्जांपल दिया, नहीं बच्चे खासकर अच्छे समझना। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितने होते हैं, 8, इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं बेटा, 8 होते हैं, यस और नो। ठीक है बेटा, अब क्या कहेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन लिखे, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में कितने बच गए, 6। ये सेकंड में 6 स्टेबल है क्या, नहीं, इसको स्टेबल करने के लिए 2 और गेन करेगा, अरे तभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, 2 और गेन करेगा बच्चों। तो अपन क्या करते हैं कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसका मतलब चार्ज क्या आता है, -2। इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में बेटा, प्रोटॉन तो 8 है, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अरे 10 हो गए नहीं हो गए, 8 तो खुद में थे, 2 और गेन कर लिए, 10 हो गए। इसका मतलब प्रोटॉन के कंपैरिजन में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मतलब -2 चार्ज। समझ में आ गया, ये इस बात को इंडिकेट करता है। क्लियर है, सोडियम की जैसे हमने बात की थी बेटा, प्रोटॉन कितने होते हैं, 11, इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 11। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में कितना, 1। तो थर्ड सेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन स्टेबल है क्या, नहीं, तो ये क्या करता है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो अपन क्या लिखते हैं इस पर, Na+ लिखते हैं। एक्चुअल में Na+ का रीजन क्या है, प्रोटॉन तो अभी भी इसमें 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले 11 थे, एक डोनेट करने के बाद कितने बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन बच गए, यस और नो। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 10 है, प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में एक प्रोटॉन ज्यादा है या नहीं है, इसका मतलब +1 चार्ज, इसका मतलब ये है। समझ में आ गया। तो नॉर्मली टीचर डायरेक्टली लिखाते हैं बेटा क्या, कि जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है उतना नेगेटिव चार्ज आता है, जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन इसका एक्चुअल रीजन क्या होता है, समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने से नो डाउट चार्ज तो आता है इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करने से, लेकिन जितना नेचुरली तो क्या होता है, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस और नो। तो नेट चार्ज क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज +1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, -1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है बच्चों, दोनों के चार्ज की वैल्यू तो इक्वल होती है, लेकिन डिफरेंस किसका होता है, साइन का होता है। इसका मतलब अगर नेचुरली अगर दोनों का नंबर इक्वल है तो सीधी सी बात है चार्ज भी इक्वल होगा, नहीं होगा, जितना प्लस उतना ही माइनस। तो नेचुरल फॉर्म में ध्यान रखना कोई चार्ज नहीं आएगा। चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या फिर गेन करे। नेचुरली दोनों में इक्वल है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उतने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे प्रोटॉन के कंपैरिजन पे, तो उतना ही नेगेटिव आ जाएगा, यस और नो। और अगर डोनेट करेगा तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, यस और नो। जितना प्रोटॉन ज्यादा होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यस और नो। तो एक्चुअल में टीचर डायरेक्टली बोलते हैं बेटा कि जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं उतना पॉजिटिव चार्ज आता है, जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई एटम उतना ही नेगेटिव चार्ज आता है। एक्चुअल उसका रीजन क्या होता है, समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। चलो तो इस सल्फर की बात करूं, ये बताओ इसमें कोई प्लस माइनस चार्ज होगा क्या, क्योंकि अकेला है बच्चों, किसी से डोनेट या गेन करेगा क्या, नहीं बच्चों। तो क्या होगा, 0 चार्ज, यस और नो। खुद के इलेक्ट्रॉन की वजह से कभी चार्ज नहीं आएगा, समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करें बच्चों H2S की मैं बात करूं तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग देख लिया करो, एक एटम का फिक्स कर लो, दूसरे का अपने आप पता चल जाएगा। कैसे, सल्फर एटम था, अकेला था तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरा एटम है तो उसके साथ ये बताओ जब तक बॉन्ड नहीं बनाएगा दूसरे एटम के साथ एग्जिस्ट कर सकता है क्या, अरे अकेला तो अकेला रह सकता है। ये हाइड्रोजन के साथ कब पॉसिबल है मॉलिक्यूल की फॉर्म में, जब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए, अरे बॉन्ड बनाएगा तभी तो इसके साथ रह सकता है बच्चों, यस और नो। ठीक है बेटा, इसका मतलब बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ता है या गेन करना पड़ता है। जैसे अपन बोलते हैं ना इनर्ट गैस, इनर्ट क्यों होती है,
क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो उनको लॉस या गेन करने की जरूरत है क्या? वो वैसे ही स्टेबल है तो उनको बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन बाकी मॉलिक्यूल एटम्स जो होते हैं उनको बॉन्ड बनाने के लिए क्या होगा? स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड बनाना पड़ेगा, यानी लॉस या गेन करना पड़ेगा। तो कैसे बच्चों? सल्फर की बात करें, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लो कैसे चार्ज आएगा। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, तो इलेक्ट्रॉन कितने? 16। फर्स्ट सेल में कितने? 2, सेकंड में कितने? 8, 10 हो गए। थर्ड में कितने? 6 है। थर्ड में 6 स्टेबल है क्या? स्टेबल करने के लिए क्या करेगा बेटा? 2 गेन करेगा, यस और नो? अरे 6 को 8 में कन्वर्ट करने के लिए 2 गेन करेगा नहीं करेगा? 2 गेन करेगा। अगर ये 2 गेन करेगा तो इस पर चार्ज कितना आएगा? -2, यस और नो? और चार्ज का रोल क्या है बेटा? पहले आपको H2S दिखा है, ये बताओ H2S पर टोटल चार्ज कितना आ रहा है? 0 है या नहीं है? अरे फिलहाल पूरे मॉलिक्यूल पर कोई प्लस माइनस चार्ज है क्या? तो टोटल चार्ज 0 कब आ सकता है? जब जितना माइनस हो उतना ही प्लस हो, यस और नो? ठीक है बेटा, तो क्या कहेंगे? सल्फर पर -2 है तो इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन पर कितना होगा? +2। समझ में आ गया? हाइड्रोजन पर +2 है, लेकिन वो +2 चार्ज कितने एटम में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 2 एटम क्यों? सीधी सी बात है, किसी आदमी के 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो प्रॉपर्टी 2 में डिस्ट्रीब्यूट होगी नहीं होगी? 1 होगा तो 1 में डिस्ट्रीब्यूट होगी, सीधी सी बात है। क्लियर है? सल्फर पर हमें पता -2 चार्ज आता है, एक ही एटम है तो 1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक के हिस्से में आ गया -2 चार्ज। क्लियर है? इधर -2 है तो बैलेंस करने के लिए इस पर क्या आएगा? +2 आएगा। लेकिन वो +2 चार्ज कितने एटम में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 2 एटम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 2 पर +2 तो 1 पर कितना बेटा? +1। समझ में आ रहा है? क्लियर है बेटा? तो इस पर कितना आ गया? +1 आ गया। क्लियर है? तो इसकी बात करिए, अब जो सिंगल एटम पर चार्ज होता है वही तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है। क्लियर है? तो ये बताओ, इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0। यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बेटा? 0 होता है। क्लियर है? और यहाँ चार्ज कितना बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +1। और सल्फर का क्या ऑक्सीडेशन नंबर कितना? -2। बात समझ में आ गई बच्चों? यस और नो? अपन ने क्या बोला? द रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन सिंगल एटम। रियल और इमेजिनरी का मतलब क्या है? रियल आपको पता चल गया, यहाँ पर सेम एटम के बीच में बॉन्ड है तो कोई भी लॉस या गेन नहीं करेगा, चार्ज 0 होगा। इस पे भी 0 होगा, नेचुरल, ये तो रियल चार्ज है। इमेजिनरी, अपन ने इमेजिन किया है कि किसी दूसरे एटम के साथ है तो ये लॉस कर सकता है या फिर गेन कर सकता है, इस वजह से इस पर प्लस आ सकता है या फिर माइनस आ सकता है। ये हमने खुद इमेजिन किया है, खुद आइडिया लगाया है। समझ में आ गया? तो चाहे रियल चार्ज हो चाहे इमेजिनरी चार्ज हो, किसी सिंगल एटम का जो चार्ज होता है वही उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होगा। क्लियर है? जैसे यहाँ पर 2 एटम पर 0 है तो एक पर भी क्या होगा? 0 ही होगा बेटा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0। यहाँ सल्फर का हमें पता एक एटम है, जो एक सिंगल एटम का चार्ज होगा वही उसका क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन पर हमें पता +2 आ रहा था तो एक पर कितना आ गया? +1। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +1 है। यहाँ पर एक सल्फर पर -2 है तो वही क्या हो गया? सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? -2। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है बेटा? चलो डेफिनेशन लिखो इसकी। द रियल और इमेजिनरी चार्ज, 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 the real or imaginary charge present on single atom, सिंगल एटम को अंडरलाइन कर लेना बच्चों, यानी आपको सिंगल एटम का चार्ज बताना है। ठीक है? द रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन सिंगल एटम, द रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन सिंगल एटम इज कॉल्ड एज, इज कॉल्ड एज ON या OS। शॉर्ट में समझ जाओगे ना? समझ जाओगे या नहीं समझ जाओगे? समझ जाओगे ना? द रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन सिंगल एटम, सिंगल एटम को अंडरलाइन कर लेना बेटा, सिंगल एटम के रेस्पेक्ट में हमें चार्ज देखना है। क्लियर है? द रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन सिंगल एटम कॉल्ड एज ON या OS ऑफ एलिमेंट। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ये लिख लो बच्चों।
चलिए चलो बेटा एक बात बताओ, मैं बोलूं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है, क्या हो सकता है बच्चों? सब हो सकते हैं, आपके सामने है बच्चों। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? जीरो। यहाँ जीरो है, यहाँ क्या है? +1। यहाँ पर क्या है? -1। तो ये ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है, जीरो आ सकती है और फ्रैक्शनल भी आ सकती है। बच्चा कहेगा सर फ्रैक्शनल कैसे आएगी? तो आगे अपन कैलकुलेट करके देखेंगे बच्चों। जैसे मान लो आगे ये एग्जांपल आएगा Fe3O4। अब ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें बच्चों तो क्या करेंगे, जैसे ऑक्सीजन हमें पता है बेटा, क्या करेंगे, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। अरे एटॉमिक नंबर 8 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की बात करें, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। सेकंड में कितने हो गए? 6 हो गए। सेकंड में 6 हो गए। सेकंड में 6 स्टेबल है क्या? तो उसको स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? 2 गेन करेगा बच्चों। 2 गेन करेगा तो चार्ज कितना आएगा? -2। एक ऑक्सीजन पर -2 है तो 4 पर कितना हो गया? -8। यस और नो? एक पर -2 तो टोटल कितना हो गया? मैंने क्या कहा, एक का एटम चार्ज -2 है तो 4 एटम का -8। -8 है तो बैलेंस करने के लिए इस पर क्या आएगा? +8। यस और नो? और +8 ये बताओ 3 एटम है तो 3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं होगा? यस और नो? टोटल Fe पर +8 चार्ज है, 3 एटम का +8 है तो एक पर कितना होगा? +8/3। ये बताओ फ्रैक्शनल होगा या नहीं होगा? होगा बच्चों। तो आगे कई एग्जांपल ऐसे आएंगे जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? फ्रैक्शनल भी हो सकता है। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? लिखो इमेजिनरी चार्ज का मतलब अभी तो बताया था। इमेजिनरी चार्ज का मतलब क्या है? अपन इमेजिन करेंगे कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी क्या है? कम है, तो इस पर नेगेटिव आना चाहिए, इस पर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। क्लियर है? यहाँ पर चार्ज जैसे मान लो ऐसे आपको चार्ज दिखाई देगा क्या? नहीं, लेकिन अपन खुद इमेजिन करके बताएंगे कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसके कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग -2 आना चाहिए और इसकी वजह से इस पर +1 आना चाहिए। ये अपने खुद इमेजिन किया है, आइडिया लगाया है कैसे करना है। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? एक तो आपको डायरेक्टली दिया जाए, एक आपको खुद को इमेजिन करना पड़े कि कैसे आएगा, कितना आएगा। तो रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी चार्ज भी हो सकता है। ऐसा नहीं यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा तो आप 0 0 लिख दोगे? नो, आपको खुद को इमेजिन करना पड़ेगा कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, किसकी ज्यादा है, तो किस पर प्लस आएगा, किस पर माइनस आएगा और कितना आएगा, वो आपका इमेजिनरी चार्ज हो गया। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? ठीक है, तो अगला स्टेटमेंट लिखो बेटा। द ON ऑफ एलिमेंट, ON शॉर्ट में लिखा रहा हूं, ठीक है। द ON ऑफ एलिमेंट, the ON of element, the ON of element may be, the ON of element may be positive, the ON of element may be positive, comma negative, positive, negative, comma 0 और फ्रैक्शनल। द ON ऑफ एलिमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और फ्रैक्शनल। यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है बच्चों? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है या फिर फ्रैक्शनल हो सकता है। क्लियर है बच्चों? देखो ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में कई सारी कंडीशंस होती है, समथिंग 20-30 कंडीशंस होती है। बच्चा क्या करता है, नॉर्मली अलग अलग कॉपी के पेज पलटता है, सर ने ये लाइन कहाँ लिखाई है, वो लाइन कहाँ लिखाई है, लेकिन अपन हर पॉइंट को एक साथ लिखेंगे बच्चों सीक्वेंस से। क्लियर है? यानी ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में 20-30 कंडीशंस में लिखा रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट है, ताकि पता चले इस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होता है। हर चीज आपको मिलेगी ऑक्सीडेशन नंबर हेडिंग के साथ। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो 1 बाय 1 बात करते हैं। जैसे 2 पॉइंट तो डिस्कस किए, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों बात करते हैं। किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड की मैं बात करूं तो पहली बात तो ये बताओ, मॉलिक्यूल या कंपाउंड का मतलब ही क्या होता है बेटा? अरे मोर देन 1 एटम होना। यस और नो? क्या कहा? मॉलिक्यूल या कंपाउंड का मतलब क्या है? मोर देन 1 एटम प्रेजेंट होना। क्लियर है? मोर देन 1 टाइप के एटम है और डिफरेंट डिफरेंट एटम है, तो ये बताओ बच्चों, अगर एटम डिफरेंट डिफरेंट है तो उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंट डिफरेंट होगी या नहीं होगी? अगर उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंट डिफरेंट है तो ये बताओ उनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, लॉस करने की टेंडेंसी डिफरेंट डिफरेंट होगी नहीं होगी? तो उन पर प्लस माइनस चार्ज आएगा नहीं आएगा? आएगा बेटा। तो मैं बोल सकता हूं क्या, फॉर ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज ऑलवेज नेगेटिव। यस और नो? while the oxidation number of less electronegative atom is always positive। yes or no? किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में मैंने क्या बोला है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा,
नेगेटिव होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उस पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, और चार्ज जो होता है वही तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, यस और नो। और अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो बेचारे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को डोनेट करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, डोनेट करना पड़ेगा। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनेट करेगा तो उस पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, और जो चार्ज होता है वही तो क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर, यस और नो, क्लियर है। तो क्या करेंगे, किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज नेगेटिव, जबकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आ गया, यस और नो। लिखो बेटा अगला स्टेटमेंट। बेटा मैंने क्या कहा, देखो इलेक्ट्रॉन होल नंबर में शेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल नंबर में शेयर होते हैं, लेकिन वो 3 एटम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाएगा। मैंने क्या कहा, वो चार्ज है, चार्ज मतलब नेट चार्ज कितना है, बात समझ में आई क्या। नो डाउट अगर सिंगल रेडॉक्स में कुछ एग्जांपल एक्सेप्शनल आएंगे, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का नो डाउट वहां पर क्या, जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, 3 फेरस एटम के रेस्पेक्ट में कंसीडर किए जाएंगे। तो सिंगल एटम के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 8/3 होगा। समझ में आ गया। इसमें कई केसेस तुम्हें ऐसे मिलेंगे, नो डाउट इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन तो ऑल नंबर में ही होता है, इंटीजर में ही होता है, लेकिन यहाँ पर क्या टोटल एटम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे। वो 8 नंबर है, टोटल 3 Fe पर है, लेकिन एक पर क्या होगा बच्चों, यानी क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एटम। समझ में आ रहा है, ये एवरेज वाला चार्ज होता है, ये ध्यान रखना, क्लियर है बेटा। चलो लिखो, for a molecular compound, 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 the ON of more electronegative atom, the ON of more electronegative atom, the ON of more electronegative atom, the ON of more electronegative atom is always negative. The ON of more electronegative atom is always negative, while the ON of less electronegative atom, while the ON of less electronegative atom is always positive. Always बोला है बेटा, मतलब always, बात समझ में आई क्या। The ON of more electronegative atom is always negative, while the ON of less electronegative atom is always पॉजिटिव। क्लियर है बेटा, ठीक है। जैसे अपन एग्जांपल दिया था, कैसे अपन एग्जांपल की बात करें, जैसे ए और बी की अपन बात करें बच्चों, कंडीशन क्या है, इफ En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चों, बी की ग्रेटर देन ए है। आगे कंडीशन क्या है, अरे बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से क्या है, ज्यादा है, तो सीधी सी बात है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नहीं आएगा, आएगा बेटा। ये डेल नेगेटिव, मैंने डेल नेगेटिव बोला है, मतलब डेल नेगेटिव में कितना भी आ सकता है, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, इस पर डेल नेगेटिव, तो इस पर क्या आएगा, डेल पॉजिटिव, यस और नो। इसका मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ही आएगा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव आएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा नेगेटिव होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले का, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले का हमेशा पॉजिटिव। ऑलवेज बोला है, मतलब ऑलवेज, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल लिख लो बच्चों, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट कंडीशन क्या है, बेटा एक वर्ड आता है, एक तो आता है फ्री, एक आता है बेटा अनकम्बाइंड। फ्री अनकम्बाइंड, या फिर इसे बोला जाता है एलिमेंट्री। इसका मीनिंग समझते हो क्या, फ्री अनकम्बाइंड और एलिमेंट्री। इसका मतलब क्या है, फ्री होना, किसी और के साथ नहीं जुड़ा होना, बात समझ में आ रही है क्या। फ्री अनकम्बाइंड या एलिमेंट्री, यानी नेचुरली खुद के साथ किसी और एटम के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं होना। और एक बात बताओ, कोई एटम अगर किसी अदर एटम के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं है तो खुद के साथ कभी इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन कर सकता है क्या, यस और नो। अरे लॉस या गेन किसके साथ करता है, दूसरे के साथ।
यस और नो? कोई साथ में दूसरा एटम है उसी के साथ तो क्या करेगा बेटा, लॉस या गेन करेगा। अगर उसके पास एक्सिस में है तो उससे गेन कर लेगा, या उसके पास डेफिशिएंसी है तो उसे डोनेट कर देगा। लेकिन खुद के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये बताओ, खुद के रेस्पेक्ट में लॉस या गेन करेगा क्या? नहीं करेगा बेटा। तो क्या कहेंगे, अगर खुद के रेस्पेक्ट में खुद के साथ लॉस या गेन कुछ नहीं करेगा, खुद के साथ ही किसी दूसरे के साथ होता तो करता, खुद के साथ न इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा न गेन करेगा, तो प्लस या माइनस चार्ज आएगा क्या? अगर प्लस माइनस चार्ज कुछ भी नहीं आए मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। समझ में आ गया? ये एक एक पॉइंट बोल रहा हूं बेटा, दिमाग में सेट कर लेना, आगे क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। क्या मेरा पॉइंट क्या है, सुनना अच्छे से। इन फ्री ओब्लिक अनकंबाइंड या एलिमेंट्री स्टेट ऑफ एलिमेंट द ओएन ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज 0। ऑलवेज बोला है मतलब ऑलवेज 0। समझ में आ गया? अगर फ्री फॉर्म में है, अनकंबाइंड है, किसी दूसरे के साथ कंबाइंड है ही नहीं, अकेला खुद ही एलिमेंट है, कोई और नहीं है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या होगा? 0 होगा बेटा। क्लियर है? नोट करो। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो। लिखो इन फ्री ओब्लिक अनकंबाइंड ओब्लिक एलिमेंट्री इन फ्री ओब्लिक अनकंबाइंड ओब्लिक एलिमेंट्री स्टेट ऑफ एलिमेंट फ्री ओब्लिक अनकंबाइंड ओब्लिक एलिमेंट्री स्टेट ऑफ एलिमेंट the O1 of element is always 0. The O1 of element is always 0. The O1 of element is always 0. बात समझ में आई क्या? फ्री है, अनकंबाइंड है या एलिमेंट्री है, उस पर क्या होगा? एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या होगा बेटा? 0 होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ एक एक पॉइंट इन पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, या बाकी जो क्वेश्चन सोल्व करोगे उनमें कॉन्सेप्ट भी काम आएगा, ध्यान रखना। क्लियर है बेटा? ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो बच्चों कैसे, जैसे आपको ये लिखा H2 है, N2 है, O2 है, Cl2 है। ये बताओ ये जो मैंने अलग अलग एलिमेंट लिखे हैं, चाहे आपको H2 बोल दे, चाहे N2 बोल दे, चाहे O2 बोल दे, चाहे Cl2 बोल दे, ये किसी दूसरे एटम के साथ अनकंबाइंड फॉर्म में है क्या? नहीं बच्चों। कोई दूसरा एटम आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। ये बोला जाता है एलिमेंट्री स्टेट, फ्री स्टेट, अनकंबाइंड स्टेट है, तो दूसरा एटम नहीं होना। अब जरूरी नहीं है बच्चों कि दो की फॉर्म में हो। एलिमेंट्री का मतलब होता है नेचर में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उस फॉर्म में। क्लियर है? हाइड्रोजन ये बताओ H की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या H2 की फॉर्म में? H की फॉर्म में या H2 की फॉर्म में? पहले समझ से जाओ बेटा, नोट का टाइम दूंगा, टेंशन मत लो। हाइड्रोजन H की फॉर्म में होता है या H2 की फॉर्म में? H2 की फॉर्म में होता है नेचर में बच्चों। नाइट्रोजन N की फॉर्म में होता है या N2? N2। ऑक्सीजन क्या होता है बेटा? O2। क्लोरीन क्या होता है? Cl2। अब जरूरी नहीं सारे एटम 2 की फॉर्म में ही हो। हमें पता कार्बन को अपन कभी C2 लिखते हैं क्या? अरे यस और नो? ओनली कार्बन भी हो सकता है, या फिर सोडियम की बात करें, मेटल है तो ओनली Na भी लिख सकते हैं, या फिर ओनली Mg भी लिख सकते हैं, या ओनली Al भी लिख सकते हैं। मैंने कई सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0 होगा बेटा। सभी के लिए बार बार लिखने की जरूरत है क्या? इसका 0, इसका 0, इसका 0, इसका 0। यानी कोई भी एलिमेंट अगर एलिमेंट्री स्टेट में है, नेचर में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसी फॉर्म में है, अनकंबाइंड फॉर्म में है, उस कंडीशन में सभी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा? 0 होगा। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है? नोट करो बेटा। स्टेटमेंट पूरा लिख लिया गया? लिख लिया? ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो ये। चलिए ठीक, आवाज आ रही है? चलो बेटा ठीक है। तो अपन ने क्या कहा, फ्री और अनकंबाइंड या एलिमेंट्री स्टेट की अपन बात करें तो कैसे करना, समझ में आ गया बेटा? यस और नो? ठीक है। अब बात करते हैं बेटा क्या, फॉर सिंगल एटॉमिक आयन। सिंगल एटॉमिक आयन मैंने बोला है, इसका मतलब आयन बोले, आयन बोलते ही समझ जाना बेटा प्लस या माइनस में कोई चार्ज होना। समझ में आ गया? आयन का मतलब क्या है बेटा? प्लस या माइनस में कोई चार्ज होना। लेकिन वो चार्ज किस पर है? सिंगल एटॉमिक बोला है। सिंगल एटॉमिक मतलब अकेले एटम पर। समझ में आ गया? तो कोई सिंगल एटॉमिक कोई आयन है तो उस पर क्या होता है? एटम का जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर बोला जाता है। यस और नो? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन ही अपन ने क्या लिखी है बेटा? चार्ज ऑफ ए सिंगल एटम। काम खत्म। समझ में आ गया? जैसे आपको ये बोल दे, मैंने ये लिखा बेटा फॉर एग्जांपल, मैंने लिख दिया Na+,
Na+, ये बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? अरे +1 होगा, सीधी सी बात है बेटा। तो क्या बोलूंगा? +1। मैंने बोल दिया बेटा जैसे Na+ की जगह अपन ये बोल दिया बेटा O-2। O-2 ये बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? अरे -2 होगा, सीधी सी बात है बेटा। अपन ये बोल दिया बेटा Al+3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +3। अपन ने बोल दिया है Cl-, तो इसका क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सिंगल एटम का जो चार्ज होगा वही उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होगा। यस और नो? क्लियर है बेटा? चलो अगला स्टेटमेंट लिखो। लिखो फॉर सिंगल एटॉमिक आयन, for single atomic ion, for single atomic ion, for single atomic ion, for single atomic ion, the O(n) of atom, the O(n) of atom, the O(n) of atom is equal to, the O(n) of atom is equal to charge of atom. The O(n) of atom is equal to charge of atom. For single atomic ion, the O(n) of atom is equal to charge of atom. सिंगल एटॉमिक आयन के लिए क्या होता है? एटम का ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर होगा बच्चों? उसके चार्ज के बराबर। जो भी उस पर चार्ज है, +1, -1, +2, -2 कुछ भी है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के इक्वल होगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल ये लिख लो बच्चों, देख लिए? चलो ये तो मैंने बोला बच्चों, देखो सिंगल एटॉमिक आयन के लिए। अब एक कंडीशन आपको क्या दे सकता है? पॉली एटॉमिक आयन की भी दे सकता है। मैंने क्या कहा बेटा? पॉली एटॉमिक आयन के लिए भी दे सकता है। पॉली एटॉमिक आयन के लिए देने का मतलब क्या है? पॉली एटॉमिक आयन, जैसे मोनो का मतलब होता है बेटा 1, मोनो एटॉमिक आयन मैंने बोला है, तो मोनो का मतलब क्या होता है? 1, यानी एक ही एटम से आयन बना था। आयन मतलब प्लस माइनस में कोई चार्ज होना। मोनो एटॉमिक है यानी वो चार्ज किस पर है? एक सिंगल एटम पर है। लेकिन पॉली का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा, मोर देन 1। पॉली एटॉमिक आयन यानी आयन है मतलब प्लस माइनस में चार्ज तो है, लेकिन पॉली एटॉमिक है मतलब क्या है बच्चों? एक से ज्यादा, मोर देन 1 एटम से मिलकर बना है। क्लियर है? तो पॉली एटॉमिक आयन की बात करें बेटा, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये लिखूं, मैंने यहाँ पर ये लिखा बेटा, मैंने लिखा है PO4-3, यस और नो? या फिर मैंने लिखा बेटा SO4-2, या फिर मैंने लिखा है NO3-1, या फिर अपने लिखा है NH4+, या फिर आपने लिखा है PH4+। यानी मैंने फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, अमोनियम आयन, फॉस्फिन आयन अलग अलग, फॉस्फोनियम आयन अलग अलग लिखे बेटा। इनके नाम लिखा दूंगा आगे, टेंशन मतलब सब आगे आ जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? पॉली एटॉमिक आयन के लिए सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का अलजेब्राइक सम क्या होगा? उसके टोटल चार्ज के इक्वल होगा। मैंने क्या बोला? पहली बात तो अलजेब्राइक सम का मतलब क्या होता है? जैसा साइन है वैसा का वैसा। जैसे मैं ये लिख दूं बेटा, आपको ये दिया गया A2B3, समझना अलजेब्रिक सम का मतलब क्या होता है। मैंने बोला है A2B3, एक A पर चार्ज कितना है? +2 और B पर है बेटा -3। मैंने क्या कहा, समझ में आया? A पर चार्ज कितना है? +2, B पर कितना है? -3। तो अलजेब्रिक सम का मतलब क्या होता है? अलजेब्रिक सम का मतलब होता है चार्ज कितना है A पर? +2 और नंबर कितना है? ×2। यस और नो? अलजेब्रिक सम का मतलब है जैसा साइन है वैसा का वैसा चार्ज लिख दो और टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। यस और नो? बी पर चार्ज कितना है बेटा? -3, तो सीधा -3 लिख दो। यस और नो? और मल्टीप्लाई बाय कितने एटम है? 3, तो नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गया? तो अलजेब्रिक सम का मतलब क्या है बेटा? जैसा चार्ज है प्लस माइनस में वैसा का वैसा लिख दो और टोटल कितने एटम है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम। समझ में आ गया? क्लियर है? तो यहाँ पर क्या कहेंगे, अगर कोई पॉली एटॉमिक आयन है, पॉली एटॉमिक आयन है तो उसमें सभी एटम का अलजेब्रिक सम हमेशा क्या होगा? उसके टोटल चार्ज के इक्वल होगा। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है बच्चों? जैसे मैंने पहला लिखा फॉस्फेट आयन, इसमें कौन कौन से एटम है? फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है। यस और नो? अब चाहे फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी हो, लेकिन इनका अलजेब्रिक सम हमेशा क्या आएगा? -3 के बराबर आएगा। बच्चा कहेगा सर कैसे आएगा? अपन कैलकुलेट करके बताएंगे बेटा, 1 बाय 1 आगे कैलकुलेट करने का तरीका पढ़ेंगे। अभी कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, 1 बाय 1 कैसे?
यहाँ फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का चाहे खुद का ऑक्सीडेशन नंबर कितना भी हो जाए, जरूरी नहीं इक्वल ही हो, +2 +3 -2 -3 कितना भी हो, लेकिन टोटल अलजेब्रिक सम कितना आएगा, -3 आएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। यहाँ मैंने सल्फेट आयन लिखा है, तो सल्फर है और ऑक्सीजन एटम है, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर चाहे कुछ भी हो, चाहे इक्वल हो चाहे डिफरेंट हो, लेकिन दोनों का टोटल अलजेब्रिक सम कितना आएगा, -2 के बराबर आएगा। यस और नो। यहाँ मैंने बोला है बेटा नाइट्रेट आयन NO3 -1, तो यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन का चाहे ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी हो, लेकिन उनका अलजेब्रिक सम कितना आएगा, -1 टोटल चार्ज है तो उसके इक्वल ही आएगा। क्लियर है। यहाँ मैंने लिखा है अमोनियम आयन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चाहे कुछ भी हो, लेकिन टोटल सम कितना आएगा, अलजेब्रिक सम +1 आएगा। क्लियर है, ठीक है। फॉस्फोनियम आयन लिखा है pH 4+ है, चाहे फॉस्फोरस हाइड्रोजन का कुछ भी हो, लेकिन टोटल सम कितना आएगा, +1 के इक्वल आएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। अब मेरा स्टेटमेंट है, फॉर पॉली एटमिक आयंस द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ आयन। यस और नो। पॉली एटमिक कोई आयन है, उसके सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का अलजेब्रिक सम आयन के टोटल चार्ज के इक्वल होगा। यस और नो। यानी सभी एटम का चाहे कितना भी हो, P का कितना हो, O का कितना हो, किसी का कितना भी हो, लेकिन सभी का अलजेब्रिक सम उस पर जो टोटल चार्ज प्रेजेंट है उसके बराबर ही आएगा। समझ में आ गया, यस और नो। क्लियर है बेटा। लिखो अगला स्टेटमेंट, लिखो फॉर पॉली एटमिक आयंस, फॉर पॉली एटमिक आयंस, for polyatomic ions, for polyatomic ions the algebraic sum, बोर्ड पे स्पेलिंग लिखिए बेटा, मैक्सिमम बच्चे गलत लिखते हैं, बोर्ड पे स्पेलिंग लिखिए। for polyatomic ions the algebraic sum of ON of all atoms, the algebraic sum of ON of all atoms, the algebraic sum of ON of all atoms is equal to total charge of ion, is equal to total charge of ion, is equal to total charge of ion। बात समझ में आ गई बेटा। फॉर एग्जाम्पल इसलिए लिखा रहा हूं ताकि कोई भी स्टेटमेंट आपको रटना नहीं पड़े बेटा, ये क्या लिखा है यार, कैसे होगा, ये आपके सामने है। क्लियर है। इसमें इंडिविजुअल एटम का किसका कितना होगा ये अपन कैलकुलेट करने का तरीका पढ़ेंगे आगे, टेंशन मत लो। अभी कॉन्सेप्ट ध्यान रखना किस कंडीशन में कैसे होता है। ठीक है, चलिए बेटा, ठीक है। ये तो मैंने आयन की बात की। अब मैं बात करूं बेटा न्यूट्रल मॉलिक्यूल और कंपाउंड की बात करूं, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ 3-4 एग्जांपल लिखे हैं। एक मैं एग्जांपल लिखूं बेटा जैसे HNO3, एक मैं लिखूं जैसे H2SO4, एक मैं जैसे लिखूं H3PO4, मैंने अलग अलग एग्जाम्पल लिखे हैं। एक मैंने लिखा है HClO4। ये बताओ बच्चों, पहला जो मॉलिक्यूल मैंने HNO3 लिखा है, इसमें ये बताओ सभी एटम का अलजेब्रिक सम कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर का, 0। यस और नो। इसमें देखो बेटा कौन कौन से एटम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो भले ही हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का अलग अलग हो, लेकिन सभी के टोटल चार्ज का अलजेब्रिक सम क्या होगा, 0, क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब कितना है, 0 बेटा। इसका मतलब सभी का अलजेब्रिक, सभी का इंडिविजुअल डिफरेंट हो सकता है। हाइड्रोजन का चाहे कितना भी हो, नाइट्रोजन का कितना भी हो, ऑक्सीजन का कितना भी हो, लेकिन टोटल कितना आएगा हमेशा, 0। यस और नो। यहाँ बात करें H2SO4, इसमें हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन इनका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन टोटल सम कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल पर नेट चार्ज कितना है, 0, तो सभी का सम भी 0 आएगा। यस और नो। ठीक है। यहाँ मैं बात करूं बेटा H3PO4, इसमें हाइड्रोजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन सभी का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सभी का अलजेब्रिक सम कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है। यहाँ बात करूं HClO4, हाइड्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन सभी का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अलजेब्रिक सम हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। तो मेरा स्टेटमेंट क्या है, फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल और कंपाउंड, न्यूट्रल बोला है क्योंकि इस पर प्लस माइनस में कोई चार्ज है क्या,
अरे इन पर प्लस माइनस में कोई चार्ज है क्या? नो बच्चों। फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल और कंपाउंड, मॉलिक्यूल हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? यस और नो? लिखो बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट। फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल और कंपाउंड, फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल और कंपाउंड for a neutral molecule or compound, for neutral molecule or compound, the algebraic sum for a neutral molecule or compound, the algebraic sum of ON of all atoms, the algebraic sum of ON of all atoms is equal to 0. The algebraic sum of ON of all atoms is equal to 0. लिख लिया बेटा? फॉर एग्जाम्पल लिखो बच्चों, लिख लिए? ठीक है बेटा। अब बात करें बच्चों, देखो मेटल और नॉन मेटल की, मेटल और नॉन मेटल की मैं बात करूं तो ये बताओ मेटल कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकती है? +1 -1 नहीं बोलना, जैसे 0 पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें से मेटल कौन कौन सी शो कर सकती है? आपको 3 में से बताना है कि सर 0 पॉजिटिव नेगेटिव। इसी मैंने मेटल की बात की है, 1 2 3 नहीं पूछ रहा बेटा, मैं 3 चीजें बोली है, 0 पॉजिटिव नेगेटिव। कोई मेटल कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकती है? पॉजिटिव, नेगेटिव भी। गुड़िया मेटल कौन कौन सी कर सकती है बेटा? कौन कौन सी? रेहान कौन सी? तीनों। अभिषेक तीनों? 0 पॉजिटिव पक्का? बिल्कुल बेटा, बात सही है, 0। और देखो 3 चीजें मैंने बोली है, 0 पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपको याद है एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको एग्जांपल बताया था क्या? अरे मोजले एक्सपेरिमेंट में मैंने बोला था उस टाइम बेटा, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव चार्ज गेन करता है उसको मेटल बोलते हैं, यस और नो? और जो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज गेन करता है उसको बोलते हैं नॉन मेटल। अरे जितनी भी मेटल होती है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, क्रोमियम, कॉपर, निकिल, कोई सी भी है, आपने कभी भी उस पर नेगेटिव चार्ज देखा है क्या? कभी देखोगे भी नहीं बच्चों। समझ में आ गया? क्लियर है? तो मेटल ध्यान रखना, अगर फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट में है तो उस पर चार्ज कितना होगा? 0 होगा। और अगर कंबाइंड फॉर्म में है तो उस पर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव होगा बेटा। समझ में आ गया? यानी क्या कहा? मेटल फ्री फॉर्म में है तो 0 और कंबाइंड फॉर्म में है तो क्या आएगा? पॉजिटिव। यानी मेटल कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगी? 0 और पॉजिटिव करेगी, या तो 0 या फिर पॉजिटिव। क्लियर है? नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल क्या करता है बेटा? 0 तो करता ही फ्री स्टेट में, तो 0 और कंबाइंड फॉर्म में तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों शो कर सकती है। बच्चा कहेगा सर कैसे? तो नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी रखेगा, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी रखता है तो नेगेटिव तो करेगा ही करेगा, यस और नो? तो नेगेटिव तो कर लेगा। बच्चा कहेगा सर पॉजिटिव कैसे करेगा? अगर उस नॉन मेटल के साथ में कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है, मैंने क्या कहा? अगर उस नॉन मेटल के साथ में कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए उसे पॉजिटिव चार्ज गेन करना पड़ेगा। कैसे बच्चों? देखो बच्चा कहेगा सर कैसे? तो मैंने लिखा है बेटा HNO3। HNO3 की बात करें तो जैसे अपन एग्जांपल लिखेंगे, आप भी पढ़ोगे पीरियडिक टेबल में कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, उसके बाद होती है ऑक्सीजन की, उसके बाद होती है नाइट्रोजन की, उसके बाद होती है क्लोरीन की। इसका मतलब मैंने क्या कहा? जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है बच्चों, सबसे ज्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की, फिर होती है ऑक्सीजन, में लिखा दूंगा आगे, फिर होती है नाइट्रोजन की, फिर होती है क्लोरीन की। इसका मतलब है हाइड्रोजन पर तो हमें पता है, अरे कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग +1 चार्ज आ गया। ऑक्सीजन हमें पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, तो ये बताओ नेगेटिव किस पर आएगा? नाइट्रोजन पर या ऑक्सीजन पर? ऑक्सीजन पर आएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर हमेशा नेगेटिव चार्ज, यस और नो?
तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या होता है बच्चों, -2 चार्ज होता है। क्लियर है? अरे कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन पर कितना होता है, -2। एक ऑक्सीजन पर -2 है तो 3 पर कितना हो गया, -6। -6 है तो बैलेंस करने के लिए प्लस का भी कितना होना चाहिए, +6 होना चाहिए। यस और नो? +1 तो इस पर आ गया, तो इस पर क्या आएगा, +5 आएगा। समझ में आ गया? तो नाइट्रोजन यहाँ पर नॉन मेटल है, फिर इस पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। क्यों? इसके साथ में क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंबाइंड है। समझ में आ गया? तो क्या होगा, मेटल हमेशा या तो जीरो या फिर पॉजिटिव करेगी, लेकिन नॉन मेटल जीरो कर सकता है, पॉजिटिव कर सकता है, नेगेटिव भी कर सकता है। समझ में आ गया? पॉजिटिव किस कंडीशन में करेगा, अगर उस नॉन मेटल के साथ में कोई इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम है तो उस पर नेगेटिव आएगा, तो इस नॉन मेटल पर खुद पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है बेटा? लिखो नेक्स्ट स्टेटमेंट, लिखो मेटल आर रिप्रेजेंट जीरो and positive ON. Metal are represent 0 and positive ON. Metal are represent 0 and positive ON. Metal are represent 0 and positive ON, while non-metal are represent 0 positive, while non-metal are represent 0 positive and negative ON. नॉन मेटल क्या करेगी, 0 पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑन रिप्रेजेंट करती है। समझ में आ गया? यस और नो? बात समझ में आई बेटा? चलो बेटा, आज की क्लास हमने थोड़ी छोटी रखी है, क्योंकि जो अपने ड्रॉपर बच्चे हैं इस साल नीट का पेपर देंगे, उनका थोड़ा सेमिनार रखा था, तो या तो आपकी क्लास बिल्कुल ही कैंसिल करना तो मैं नहीं चाहता था, इसलिए थोड़ी क्लास छोटी रख दी बच्चों। ठीक है, आज अरेंज करेंगे, कल से अपना टाइम वही हो जाएगा, शाम को 5 बजे से, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है? चलो, बाकी अपनी ऑक्सीडेशन नंबर कंप्लीट नहीं हुआ, अब इसके और भी कई सारी कंडीशन डिस्कस करेंगे, वो अपन करेंगे इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे बेटा। ठीक है, यहाँ तक एक एक पॉइंट समझना है, एग्जाम्पल लिखना है, ये एग्जाम्पल लिख लेना अभी जो मैंने बोला था कैसे करना है। ठीक है, और इसको नीचे लेके चलो, नीचे चलो आ रहा हूँ। ठीक है, और इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कोई भी डाउट हो बेटा पूछ लेना। क्लियर है? ओके, ठीक है बेटा, बाय।